अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आजाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। हमने देखा कि इस वक्त पाकिस्तान को जो मल्टी फ्रंट चैलेंजेस का सामना है, भारत न्यू दिल्ली के अंदर पेश आने वाले एक सिलेंडर के हादसे को भारत किस तरह से जोड़ता है और बुरदे इल्जाम ठहराता है पाकिस्तान को, और फिर 24 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान की सरजमीन पर 2 दहशतगर्दी के हमले होना और फिर उनका ताने बाने जुड़ना काबुल के साथ, ये किस तरफ इशारे करते हैं। इन तमाम तर बीट्स पर तफसील से बात करने के साथ साथ पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी सूरत हाल पर भी कुछ बात करेंगे। और स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिशियन खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब। बहुत शुक्रिया रोखड़ी साहब ज्वाइन करने का। ये जो हमने देखा कि कल G11 और उससे पहले वाना के अंदर जो दहशतगर्दी का वाकया पेश आया, कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं, उस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन अभी ये जो हम APS 2 की रिपीट टेलीकास्ट देख रहे हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके और क्या पॉलिटिकल माइलेज जो है वो भारत इससे निकालना चाहता है? तो देखिए, भारत तो हर सूरत में पाकिस्तान के अंदर जो हालात को बिगाड़ना चाहता है, कोई नई चीज तो है नहीं। हाँ, ये अच्छा है कि अब हम मीडिया पे कम से कम ये बातें कहने लग गए पिछले को 1.5 साल 2 साल से, और जो असल दुश्मन था हमने उसको एक्सपोज करना शुरू किया। क्योंकि होता ये है कि जब आप असल दुश्मन को एक्सपोज नहीं करते और जहां से ये काम हो रहा है, जब आप उस बयानिए को आम लोगों तक नहीं पहुंचाते, तो जो आम सादा ज़हन के जो लोग हैं वो उस नेगेटिव बयानिए का शिकार भी हो जाते हैं, उनके जज्बात के साथ खेल लिया जाता है। तो वो उस 1.5 साल 2 साल में हम उस ट्रांस में से लोगों को निकाल लिया हम लोगों ने। अब जो लोग उनके साथ मिले हुए हैं या दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो ये वो कोर एलिमेंट्स हैं जिनको अब पाकिस्तान से उस तरीके से तो हुकूमत नहीं पहुंच रही। पहले तो जज्बात में किसी ने क्या प्ले कर लिया, कौन सा कार्ड खेल लिया, कौन सा। अब इनका सारा जो नेटवर्क है वो जाके आपको मिलेगा अफगानिस्तान के अंदर। बिल्कुल ऐसे। अब अफगानिस्तान से आएंगे, ऑपरेट करेंगे और वापस चले जाएंगे। अब आपने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि अफगानिस्तान से कहां से ऑपरेट कर रहे हैं, कौन कौन से लोग हैं, क्या हैं। अब इनके अंदर आपको जो नई चीज नजर आएगी कि इनके अंदर जो मेन बड़ा दहशतगर्दों का नेटवर्क है, अब उनमें भी आपको स्प्लिट नजर आएगी। क्योंकि अफगान जो रिजीम है उसके ऊपर इंटरनेशनली बहुत प्रेशर पड़ा। आपने अपने केस को इतना स्ट्रांगली के गए और इतने आप एविडेंस के साथ गए, आपने कहा भाई ये तुम कर रहे हो, ये जगह है, यहां से ये काम हो रहा है। इंटेलिजेंस आपका जो रिपोर्ट्स थी वो इतनी सॉलिड थी कि 2 और बहुत बड़े फरीक तुर्की और कतर के सामने वो उन लोगों को आपने बावर करा दिया। अब 2 वो मुबस्सिरीन नहीं है, वो लोग हैं जो आपकी सुलह करा रहे हैं और दोनों मैटर करने वाले मुल्क हैं। उनको भी मालूम हो गया कि अफगान रिजीम क्या कर रही है। ठीक है। तो अब इस सारे जब तनाजुर में आप चीज को देखेंगी, तो आने वाले दिनों के अंदर भारत और ज्यादा पैनिक हो के, क्योंकि उसको हर मकाम पर शिकस्त हो रही है, चाहे बयानिया है, चाहे जंग लड़ा पाकिस्तान के साथ, अब चाहे उन ग्रुप्स को जहां से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में अब उन ग्रुप्स में भी आपको स्प्लिट नजर आएगी और मामलात उलझेंगे, लेकिन आप तैयार हैं उसके लिए। ठीक है। अच्छा रोखड़ी साहब, हमने ये देखा कि कुछ सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट्स इस सारी सूरत हाल के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिवेट थे। नूरुल्लाह नूरी हो या मुल्ला मुत्तकी जैसे लोग हों, उन्होंने 12 इस तरह के सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए भी, और कुछ ऐसे सहाफी उनके अकाउंट्स भी मौजूद हैं जो कह रहे थे कि अगला टारगेट इस्लामाबाद होगा। और फिर जो हमने कल वाकया देखा उसने बता दिया कि जिस चीज का वो कह रहे थे वो उन्होंने कर भी दिया। ये जो नेक्सस अब दुनिया के सामने आ गया है, ऐसे ममालिक के साथ या ऐसे लोगों के साथ जिनको भारत भी सपोर्ट कर रहा है, भारत का गोदी मीडिया भी सपोर्ट कर रहा है, इनके साथ मुज़ाकरात अब कैसे होंगे? देखिए, मुल्ला मुत्तकी साहब ने इंडिया जाकर RSS के बयानिए को इंडोर्स कर दिया जाकर। अब शक तो नहीं रह गया ना, अब तो क्लियर हो गया कि ये वाला जो सेक्शन है उनका, इसने इंडोर्स कर दिया RSS को। अब क्या तमाम ने इंडोर्स किया? क्वेश्चन इज दिस। तो जिस तरीके से चीजें जा रही हैं, अपने लिए सबसे बड़ा ट्रबल ऑल ओवर द वर्ल्ड अफगान रजीम खुद कर रहा है। वो खुद अपने आप को इतना एक्सपोज कर रहा है और इस नेटवर्क के साथ उसकी अलाइनमेंट में वो अपने आप को इतना ज्यादा बैक फुट पे ले जाएगा। और इंडिया की इस दोस्ती में, नॉट इंडिया, RSS और BJP की इस दोस्ती के अंदर
जो बड़ा सफर करेगा अफगान रजीम खुद करेगा, और वो रिस्पॉन्सिबल है इस तमाम चीज के। ठीक है, इस वक्त वो फुली रिस्पॉन्सिबल है। अब जब आप कहती है ना सोशल मीडिया अकाउंट्स, तो रॉ बीजेपी रॉ, आरएसएस रॉ, उन्होंने इस सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान में ये खेल पहले एक हमारी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर दाखिल होकर भी खेला। अच्छा, एक पॉलिटिकल पार्टी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ 100% उनके अकाउंट्स, उन्होंने अकाउंट्स बना लिया, अरीज फातिमा अकाउंट बना लिया, लाखों नहीं, रोकड़ी साहब नहीं, हमारा तो बनाएंगे तो यानी मैं कह रहा हूं ना इस तरह के, मैं वो इसी तरह फातिमा पीटीआई फलाना। अब उन्होंने बड़े अरसे से काम किया, और वो उनके अंदर हमारे पास तो कुछ शवाहिद ऐसे भी हैं कि इंडियन अकाउंट्स, इंडियन नंबर्स व्हाट्सएप के, इंडियन ऑपरेटेड नंबर्स इस जमात के कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी चले गए। अब वो जो आम आदमी है जो गांव में बैठा हुआ है, वो समझता है पीटीआई का झंडा लगा हुआ है, फातिमा पीटीआई, तो ये पीटीआई का अकाउंट है, जबकि वो अकाउंट पीछे से मेंटेन कर रहा था रॉ। अच्छा, उस वक्त तो हम बड़ा अरसा से कहते रहे कि यार देखो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर रॉ ऑपरेटेड बीजेपी अकाउंट्स हैं जो कर रहे हैं, तो उस वक्त कम समझ आती थी। लेकिन इस अफगान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसके अंदर ये चीज खुल के आ गई। अब आम लोगों को भी मालूम है कि फलाना अकाउंट, हनफी फलाना अकाउंट, तो उन्होंने उनके नाम रख के वही तस्वीर लगा के उन अकाउंट्स को बुला के, अब वो तो इस चीज को आग लगा रहे हैं, लेकिन हम उस आग लगाने पे हम इधर आए कि अफगान रजीम खुद क्या कर रही है, अफगान रजीम की ये स्टेटमेंट्स खुद क्यों आई। अब आप एक और भी चीज देखेंगे कि तमाम टेररिस्ट जो कार्रवाइयां हैं, कुछ अकाउंट्स इंडिया के जो पेटेंट अकाउंट्स हैं, जो डिक्लेयर्ड अकाउंट्स हैं उनके रॉ के, वो तो पेशगी कहते हैं कि आज इस्लामाबाद में ये होगा, तो आज ये होगा, के कहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो दुनिया को अब एक जो अच्छी चीज हुई है, फिर आपने स्ट्रॉन्ग नैरेटिव, अपनी अच्छी इंटेलिजेंस के साथ आपने दुनिया पे बावर कराया कि दहशत गर्दी का मरकज जो है वो इंडिया है, और ये जहां जहां से कर रहे हैं आपने उसके लिंक एस्टैब्लिश कर दिए। जहां पे आप जंग जीते हैं वहां पे आप अपने उस मैदान में भी बेदार हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात पे भी बातचीत कर लेते हैं। और सुहेल खान अफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि मैं आखिरी हद तक जाऊंगा और नताइज चाहे कुछ भी हो। तो रोकड़ी साहब, आखिरी हद कौन सी होगी? नहीं, आखिरी हद तक किस चीज के लिए जाएगा? अपने हॉस्पिटल बनाने के लिए, एजुकेशन के लिए, किस शोर शराबे के लिए, एहतजाज के लिए? बड़ी अजीब सी चीज, आज वहां पे जिरगा हो रहा है उनका। जी, अमन मौत। अच्छा, अब पठान कल्चर के अंदर, पश्तून कल्चर के अंदर जिरगा एक बहुत अहम चीज थी और बड़ा संजीदा चीज पकड़ी जाती थी। अब जिरगा के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनको, उनका अपनी कोई वैल्यू नहीं है, गैर संजीदगी है। अब कल परसों से वाना के अंदर कैडेट कॉलेज में बच्चे हैं वहां पे, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का हमला हो चुका था। आपके कल ब्लास्ट हुआ इस्लामाबाद के अंदर। संजीदगी या इस नौजवान की अप्रोच ये थी कि क्रिकेट मैच देख रहा था, खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था विद सर्टेन बॉयज इन सम ग्राउंड, और इसके जो नीचे ये जो सोशल मीडिया पे हैं, क्या छक्का लगाया। तो अब हम कैसे समझेंगे कि एक बंदा संजीदगी के साथ, बीइंग एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस, वो कोई बात करेगा? ये बड़ा एक क्वेश्चन है, वो क्या करेगा उसका। मैं इस वक्त कहका लगा रहा हूं, और या मैं किसी की, अल्लाह ताला वक्त डाला है, किसी की फौतगी पे या किसी का जवान बेटा कुछ हादसे का शिकार हो, और मैं कह के कोई बंदा वहां पे कह के लगा रहा है या वहां पे लतीफे सुना रहा है, तो उसके बारे में आप क्या तासुर कायम करेंगे कि ये सीएम क्या वो गैर संजीदा क्या बंदा है यार, किस मौके पे ये क्या कर रहा है। तो आई डोंट नो ये किस हद तक ये जाएगा, ये क्या हद है इनकी। लेकिन मेरे ख्याल के अंदर उसकी हद यही है जिसके लिए उसको लाया गया है कि तुम्हारा एक काम है कि काम आने के वक्त तुम एक मैसिव डिस्ट्रक्शन का रोल प्ले करो। तो वो होगा बहुत मुश्किल उनके लिए उस लेवल पे जाना, लेकिन उसकी अप्रोच और उसकी कैपेसिटी यही है। जो आदमी असेंबली के पहले ओथ वाले दिन, बीइंग एज चीफ एग्जीक्यूटिव, सूबे का वजीर आला, वो कहे मैं इश्क में मर जाऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं इश्क। अच्छा, एक और हमने कल देखा कि बैरिस्टर गोहर साहब, जिनको हम शायद थोड़ा समझदार इंसान समझते थे, उन्होंने बड़ी अजीब और बेवकूफाना स्टेटमेंट दी है। और उन्होंने कहा है, बल्कि स्टेटमेंट नहीं दी, गुफ्तगू कर रहे थे वो फ्लोर पे, सबने ही सुनी होगी कि जब मर्दे आहन बाहर आएगा तो जो वो लफ्ज कहेगा, हर वो लफ्ज आइन होगा। तो जिस आइन को वो नहीं मान रहे हैं, जिसको सेनेट से
پیش کیا جاتا ہے, منظور کیا جاتا ہے, اس کی کاپیاں پھاڑ دیتے ہیں, واک آؤٹ کر جاتے ہیں, تو کیسے عمران خان کے ہر لفظ کو وہ آئین کہہ سکتے ہیں؟ یہ کیسی اسٹیٹمنٹ ہے؟ وہ پچھلے دنوں نے کوئی ہم نہیں مانتے ایسے دستور کو ہم نہیں جانتے, تو میں نے اس پہ ایک چیز لکھی, وہ آخر میں آپ کو 1 منٹ میں سناؤں گا. اچھا ٹھیک ہے. تو بیرسٹر گور ویسے ایک پولیٹیکل آدمی ہے, ان میں سلجھا ہوا آدمی ہے بیرسٹر گور, جو سلجھا ہوا انسان, لیکن انسان جیسا جس طرح کے لوگوں میں ہوتا ہے تو اس نے ان کو تو راضی کرنا ہے. تو پچھلے دنوں میرا خیال ہے بیرسٹر گور پہ ایک بہت بڑا پریشر تھا کہ اس کو بھی ہٹانے کی تیاری تھی, اور تقریباً 95% وہ کامیاب ہو گئے تھے. اچھا ٹھیک ہے. اب زندہ رہنے کے لیے اس گروہ کے اندر آپ یعنی ان کو کوئی نہ کوئی غیر ضروری بات, کوئی نہ کوئی ایسی بات جس کے اندر ایسا تاثر جائے کہ وہ جو ایک آدمی ہے وہی اس دنیا میں ہے, وہی ہے. تو کیا مجبوری ہے بیرسٹر گوہر کی کہ وہ اس سسٹم میں اس نے سروائیو نہیں کرنا ان کے اندر؟ تو نہ کریں, کون سی ایسی مجبوری ہے؟ نہیں, اب یہ جو ہے نا آپ کی بات کہ نہ کرے, اس چیز کو جس دن پولیٹیشین کو یہ سمجھ آ جائے کہ میری جو سیاست ہے یہ ریاست کے لیے ہے, میری سیاست از ناٹ فار سم تھنگ ایلس, یا ایسے ڈاکٹرائن کے لیے جو کہ ریاست کو ڈسٹرب کرتا ہے, جس دن سیاستدان کو یہ سمجھ آ جائے کہ سیاست ریاست کے لیے کی جاتی ہے تو پھر آپ والی بات ہوگی, لیکن اکثر کو یہ سمجھ نہیں ہے. اچھا, زین قریشی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر ہمارے پارٹی کی کسی رکن نے ووٹ دیا ہے تو وہ کسی مجبوری کے تحت ہی دیا ہوگا. میرا خیال ہے وہ سیف اللہ آبڑو صاحب کی طرف اشارہ کریں. کیا مجبوری ہوگی روکڑی صاحب کسی بھی رکن کی, اور پھر وہ ووٹ دے کے ہم نے دیکھا کہ مستعفی بھی ہو گئے. سیف اللہ آبڑو کا آپ پورا کیریئر اٹھائیں سینٹ کے اندر, سینٹ میں ان کے جتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں سب سے فعال, سینٹ کے اندر ریپرزنٹیشن سب سے زیادہ, تقاریر سب سے زیادہ, سلجھی ہوئی بات, میرٹ پہ بات اور کیلکولیشنز کے ساتھ بات. اس کے علاوہ ان کے پاس سینٹ میں ریپرزنٹیٹیو تھا ہی کوئی نہیں, باقی تو موج کر رہے ہیں. سیف اللہ آبڑو ان کی ایک بہت مضبوط آواز تھی. اب سیف اللہ آبڑو کی جو تقریر ہے جو اس نے وہاں پہ کی ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. سیف اللہ آبڑو نے کلیئرٹی کے ساتھ ایک میسج دیا ہے کہ تمہاری یہ جو جنگ ہے, ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, اس کا جو میں آپ کو کنکلوژن بتاتا ہوں, اس نے کہا ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, جو میں سمجھا ہوں اس کی تقریر پہ, پولیٹیکل لوگ, ہم پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھیں. ہم نون لیگ کا اختلاف پی ٹی آئی سے ہوگا, ان کا پی 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 سے ہوگا, ہم پالیسیز کو یہاں پہ بیٹھ کے کریں. لیکن جو تم نے روش اپنا لی ہے کہ تمہارا تمام ایک ٹارگٹ ہے کہ تم افواج پاکستان کو ٹارگٹ کرتے ہو, تو دس از رانگ. اور پھر اس نے جو کہا سیف اللہ آبڑو نے بڑی کلیئرٹی, اس نے کہا میں نے ووٹ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ میں ووٹ دے رہا ہوں اس ترمیم کو کہ میں پاکستان فوج افواج کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے بڑا کلیئرٹی سے کہا ہے. میں سیف اللہ آبڑو کو بہت اچھا جانتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. نہ وہ بزدل آدمی ہے, نہ وہ بکنے والا آدمی ہے, نہ وہ لین دین والا آدمی ہے, نہ ڈرنے والا آدمی ہے. آپ دیکھیں وہ اکیلا آ کے ایک دوست بیٹھے تھے, آپ کا دوست سیف اللہ آبڑو ووٹ ادھر دے رہا ہے تو یہ اس کے ساتھ بدتمیزی کریں گے. میں نے کہا کسی کی جرت بھی نہیں ہوگی پی ٹی آئی میں سے کہ سیف اللہ آبڑو کے ساتھ اونچی بات کر سکے. میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا وہ نہایت وزادار آدمی اور وزنی آدمی, اس کو بات کرنا, اس کے جو جتنے کولیگز ہیں نا یہ سارے, یہ کوئی سمجھے کہ اس کے ساتھ بدتمیزی کریں گے, اور ایگزیکٹلی وہی ہوا. اکیلا آ کے بیٹھا, اس نے اعلانیہ ووٹ دیا اور اعلانیہ ووٹ دے کے باہر آ گیا, اور اس نے کہا مستعفی کیوں ہو گئے روکڑی صاحب پھر فوری طور پہ؟ نہیں, اس نے آئی تھنک کہ اس نے ایک کریکٹر کے طور پہ کہ میں تمہارے ساتھ, اگر تم سمجھتے ہو کہ میں نے یہ کیا اور تم سمجھتے ہو کہ یہ ہر چیز تمہاری ہے تو تم بس میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. ہم تو کہیں گے کہ کیوں استعفیٰ دو بھائی, پاکستان ہے, اور جو ایک پارٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, استعفیٰ کس سے دو گے؟ اس پارٹی نے ایک اور بڑی زیادتی کی, انہوں نے فوراً اس کو اس پارٹی سے نکال دیا 15 منٹ. یہ کرتے یہی ہے, ہمارے ساتھ بھی یہ کر چکے, جب ہم نے کیا تو فوراً طور پہ. اچھا, اب میں نے دوست کو کہا, میں نے کہا سیف اللہ کو کہو کہ انہوں نے تو فوراً تمہیں نکال دیا, کس بات کا استعفیٰ, چھوڑو استعفے کو, ان کی ذاتی جاگیر ہے, ان کو کوئی جو باقی بیٹھے ہوئے جو سارے پرکس اینڈ پریویلیجز انجوائے کر رہے ہیں, اور انجوائے کرتے کرتے آج تک اس کے لیے کسی جگہ پر باہر نہیں جاتے, استعفے وہ تم کیوں دیتے ہو؟ لیکن اب وہ از اے مین آف
प्रिंसिपल्स और बस मजबूत आदमी। लास्टली मुझे ये भी बता दें कि 27वीं आईनी तरमीम तो चले आज नहीं कल तक बाकायदा तौर के ऊपर वो मंजूर हो जाएगी और आ भी जाएगी। 27वीं के बाद क्या उम्मीद करें हम कि 28वीं भी आ रही है? राना साहब कह रहे हैं कि 28वीं भी आ रही है। हम उम्मीद तो एक अलग चीज है, हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए आए। तरामीम जो है ये इस्लाहात है, आप इस्लाहात लेके आएंगे तो आप अपग्रेडेशन की तरफ जाएंगे। और 2018 में इस हजरत को जो अंदर पड़े हुए हैं इस वक्त, जो इसको जो वोट मिला था वो उम्मीद पे मिला था कि ये आएगा और ये तरामीम करेगा, इस्लाहात करेगा, अपग्रेडेशन करेगा, मेरिट को आगे लेके आएगा, फलां करेगा, पुलिस को ठीक करेगा, ब्यूरोक्रेसी में चेंजेस लाएगा, जो जो मसाइल हैं उनको हल करेगा। और हल को कहने से, तकारीरों से या नारे मारने से तो नहीं होता, हल तो होता है कि आप आइन के अंदर बैठ के डिबेट्स करें, तरमीम लाएं। लेकिन वो 4 साल हजरत के गोगी गैंग की नजर हो गया, लेकिन आज भी गोगी गैंग ही है उसके पास। अच्छा, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।